दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आखिर 100 वर्षों तक मजबूत चमकदार दांतों का राज क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि टूथ कैविटी आखिर क्यों होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आखिर आरसीटी क्या है। टूथ में ही आजकल कॉस्मेटिक्स के भी कई प्रोसीजर होने लगे हैं, जिनको आप मेरे इस वीडियो में आज जानेंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने इस खास वीडियो में डॉक्टर सैयद इरफान, जो कि डेंटिस्ट है, उनसे चर्चाओं से जुड़े एक छोटे से वीडियो में इन समस्त जानकारियों को शामिल करते हुए अपने इस वीडियो में हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर सैयद इरफान से। डॉक्टर सैयद इरफान साहब का छोटे से परिचय के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टूथ से रिलेटेड आखिर कौन कौन से ट्रीटमेंट और प्रोसीजर होते हैं और कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वे सभी बीमारियां अपने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में आपको बतलाऊंगा। आप साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स डे बाय डे वाले रूटीन में आप अपनाकर उन समस्त टूथ रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत एक नई बात के साथ। तो दोस्तों आ गए हम डॉक्टर सैयद इरफान साहब के क्लिनिक पर। सर का क्लिनिक बीकानेर शहर के हृदय स्थल कोटगेट से 100 मीटर की परिधि में स्थित है। सर को प्रैक्टिस करते हुए भी करीब 9 से 10 साल हो गए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आपने बीडीएस कहाँ से किया और आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए हैं। सर मैंने 2009 के बेस से मैंने बीडीएस कर रखा है सुरेंद्र डेंटल कॉलेज गंगानगर से जी। उसके बाद में मैंने कुछ इनिशिएट टाइम जो इंटर्नशिप वगैरह का दौर था वो मैंने सर जयपुर में अपना एसएमएस के डॉक्टर्स के साथ मैंने स्पेंड किया, उनके गाइडलाइन और उनके अंडर में। आफ्टर डेट मैंने सर लगभग 6 साल के आसपास बीकाना हॉस्पिटल जसूसा गेट एरिया में वहाँ सर्व किया है और उसके साथ साथ अपनी क्लिनिक को भी इवनिंग में रनिंग कर रहा था। और अब आफ्टर कोविड अब फुल टाइम मैं अपनी क्लिनिक को दे रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद है। जी जी बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब अपने डेंटिस्ट्री में आमतौर पे जो है जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने सिर्फ डिग्री ले रखी है लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो कहते हैं ना कि हाथ साफ नहीं होता है। और आपकी जो प्रैक्टिस है मोस्टली प्रोसीजर बेस्ड होती है। ऐसे में प्रैक्टिस के जो ईयर्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद आपको 9 से 10 साल तो प्रैक्टिस करते हैं। 9 इयर्स के आसपास हो चुका है मुझे इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। नाउअडेज डॉक्टर साहब ऐसा देखने में आ रहा है, चाहे हम फूड हैबिट्स कह दें या बच्चों में जो खाने के प्रति जो एक रुझान जो बदल गया है, उसकी वजह से जो है बच्चों में भी जो है टूथ की डिजीजेज आजकल होने लग जाती हैं। आमतौर पे ऐसा देखने में आता था कि भाई बुजुर्गों में टूथ से रिलेटेड बीमारियां होती है, लेकिन आजकल बच्चों से ही दांतों की बीमारियां शुरू होने लग गई हैं। ऐसे में आप क्या वो जायज कारण समझते हैं जिनकी वजह से आजकल जो है टूथ रिलेटेड बीमारियां दिन दिन बढ़ती जा रही है? देखो सर, सबसे बड़ी बात है कि टूथ रिलेटेड या टूथ ओरिएंटेड डिजीज की बात करें तो सबसे पहले ही जो कारण, अगर प्राइमरी जो रीजन होता है वो हमारा होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप दांत को, मुंह को साफ नहीं रखेंगे, ब्रशिंग ट्वाइस इन अ डे नहीं करेंगे, तो ये सबसे बुरा जो दांत का कंडीशन होता है इसी वजह से होता है। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि नर्सिंग बोतल कैरीज, यानी कि छोटे बच्चों में 3-4 साल के बच्चों में आजकल कैविटीज दिखने लगती है, तो उनमें एंटीरियर्स के दांत सारे डिकेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब बच्चा रात को बोतल फीड करता है और उसी बोतल को फीड किए हुए सो जाता है तो मुंह में मिल्क जो है वो इकट्ठा हो जाता है। वो मिल्क अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से धीरे धीरे टूथ डिकेड शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब आमतौर पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, पेशेंट भी शायद आपके नहीं समझ पाते होंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने आरसीटी सजेस्ट कर दी है, 4 to 5 सिटिंग्स का बोल रहे हैं। आखिर आरसीटी क्या है? आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि लोगों में जब टूथ कैविटी बन जाती है तो डॉक्टर जो है उसको जो है मतलब अगर टूथ डिकेइंग अगर ज़्यादा लेवल की है तो एक्सरे के तुरंत बाद ये कहते हैं कि आपको आरसीटी कराना पड़ेगा और 4 to 5 सिटिंग करना पड़ेगा। तो लोग आमतौर पर पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे 4 to 5 सिटिंग कहाँ जरूरत है। आरसीटी क्या है जरा आप थोड़ा? आपने आज के दौर का सबसे बेहतरीन और अच्छा सवाल पूछा है, उसका मैं आप लोग को अप्रिशिएट करूंगा। असल में क्या है कि सर इसको समझने से पहले हमें एक शॉर्टली दांत के बारे में समझना पड़ेगा। दांत होता क्या है सर? दांत को जो बनाया है ऊपर वाले ने वो एक यूनिक फॉर्म में बनाया है, 3 लेयर बनाया है, एनेमल, डेंटिन, पल्प। अगर कैविटी, केरीज या कीड़ा लगना एक ही टर्म्स है, इसको अगर हम इंडिकेट करें, जब इनेमल और डेंटिन के अंदर हो तब तक तो हम इसको रेस्टोरेशन यानी रिस्टोर कर सकते हैं। व्हेन इट रीच या इट इन्वॉल्व टू पल्प, अगर पल्प चेंबर है जो 3rd लेयर है जिसके अंदर तमाम वाइटल स्ट्रक्चर, खून संरचनाएं, नर्व सप्लाई वगैरह सारी होती है, वहां पहुंचने के बाद में ये कभी भी इसको फीलिंग से काम नहीं चलेगा। उस वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ आरसीटी को ही गो थ्रू करना पड़ता है। ये तो हुआ हमारे आरसीटी की बात। अब आरसीटी क्या होता है? आरसीटी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, दंत नलिकोपचार, ठीक है। जो दांत के अंदर की जो कैनाल्स होती है उसके अंदर हम माइक्रो सर्जरीज करके उस कैनाल्स को इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव किया जाता है। आफ्टर डेट फिर आर्टिफिशियल बायोकम्पेटेबल मटेरियल जिसको गत्ता पंचा बोलते हैं वो भर के उसको रिफिल करके इन्फेक्शंस को ड्राई करके और एकदम दांत को पहले की तरह बचा, मतलब कि एकदम रिस्टोरेशन करके बचा के, और आफ्टर डेट उसके ऊपर उसको लाइफ देने के लिए कैप लगा दी जाती है। और कैप भी बाजार में बहुत तरह की आती है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टूथ कैप में भी कई तरह के प्रकार के, जैसे सिरेमिक की बनी होती है, कुछ मेटल्स की बनी होती है, तो उसके बारे में भी आप बताएं कि आखिर सर आजकल टूथ कैप भी कई तरह के आने लगी। जस्ट मेटल से चालू होके मेटल, सिरेमिक, पीएफएम और एक्रिलिक की भी बनाते हैं, समटाइम टेम्परेरी कई बार जरूरत होता है। और उसके अलावा सर जिरकोनिया भी यूज होता है। जिरकोनिया मटेरियल है सर, वो टाइप ऑफ जो सिरेमिक है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी अगर बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर हम गर्म फूड ले रहे हैं, अगर हमने वो ट्रीटमेंट लिया हुआ है, वो कैप ली हुई, तो हमको दांतों को नुकसान नहीं। अगर उसकी फिजिक्स पे जाए तो बहुत अलग हो जाएगा, तो अपन उसको वहीं खत्म करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो आरसीटी अपने आप में वो ट्रीटमेंट है जो दांत को बचा सकती है, मतलब आपको दांत को निकलवाने की जरूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट के बाद में हम दांत को बचा सकते हैं, है ना? जी जी। तो दोस्तों अभी आपने मेरे वीडियो में जाना कि आरसीटी के ट्रीटमेंट के बाद भी आप अपने हिलते हुए दांत को या कैविटी वाले दांत को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा कि हमें बताया कि विभिन्न तरह की फीलिंग्स आती है, उन फीलिंग्स को करवाने के बाद में आप अपने टूथ को बचा सकते हैं। जी सर। इन फीलिंग्स में भी सर फीलिंग्स के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आरसीटी तक नहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने से विजिट करें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पीछे बताया है कि दांत की फर्स्ट और सेकंड लेयरिंग यानी कि इनेमल और डेंटिन तक की कैरीज होगी तब ही वो रिस्टोर हो सकती है। उसके अलावा अगर वो पल्प इन्वॉल्व हो गया तो वो किसी भी कंडीशन में रिस्टोर नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फीलिंग्स के प्रकार कौन कौन से? फीलिंग्स भी वक्त के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होते रहे और डेंटल मटेरियल की रेंज बढ़ती रही तो उसके साथ कई सारे के फीलिंग्स आने लगी। एक टाइम में सर फीलिंग सिर्फ अगर आपने गौर करा होगा तो अमलगम जैसे जिसको हमारी भाषा में चांदी का जो भरना बोलते थे वही चलता था। बट आजकल एस्थेटिक कंसर्न को लेके पेशेंट का ये रहता है कि नहीं सर वो तो मेटेलिक है तो हमें कुछ दांत के कलर में कुछ करना है। तो उस बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो आज जो दांत में जैसे जीआईसी आती है दांत के कलर में, ग्लास इनोमर सीमेंट जो कि अपने आप में फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट होती है कि वो फ्लोराइड एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा बहुत सी मतलब कि कंपोजिट फीलिंग्स आने लग गई। मेटल में भी आपने जैसे ये तो है ही, और अगर हम जीआईसी की प्रॉपर्टी को और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मिरेकल नाम से भी हम बोलते हैं, मतलब डे बाय डे कुछ अपडेट्स आए हैं बहुत से सर फीलिंग्स को चेंज हो गए और अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक कंसर्न अब आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने दांत को फिल करवाया है और आपका दांत फिलिंग हो जाएगा और लुक वाइज ऐसा शो नहीं होगा। बिल्कुल भी कोई भी डिटरमिनेट नहीं कर पाएगा कि आपने कुछ फिलिंग करवाया है। ओके, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा करी है मेरे तमाम व्यूअर्स तक। अब शायद हमारे सभी साथियों को टूथ कैविटी के बाद में या हिलते हुए दांत को निकलवाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। वे आरसीटी के द्वारा भी अपने टूथ को लाइफ टाइम बचा सकते हैं ताकि हमको फूड को च्यू करने में किसी भी तरह की मदद नहीं आए। डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई थी तो डॉक्टर साहब ने यह भी साझा किया था कि फूड को डाइजेस्ट होने में खाने के साथ साथ प्रॉपर च्यूइंग के साथ में लार का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि फूड को जिस तरह से 32 दांत होते हैं उसी तरह 32 बार चबाना जरूरी होता है, तभी आप वो निवाला जो है निगल सकते हैं ताकि उसमें लार प्रॉपर तरीके से मिल जाए और फूड का डाइजेशन प्रॉपर हो। अगर ऐसा नहीं होता है, कई बार दांत नहीं होने की वजह से हम खाने को प्रॉपर नहीं चबा पाते हैं तो जिसकी वजह से लार जो है फूड में नहीं मिल पाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस फूड को नहीं पचा पाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सामने आती है। तो डॉक्टर साहब ने अभी आरसीटी और टूथ फिलिंग्स के बारे में बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आजकल जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उसका भी ट्रीटमेंट होने लगा है। बिल्कुल सर। लोगों के दांत कई बार जन्म से ही बाहर निकले हुए होते हैं तो एक फेस भी अटपटा लगता है। आजकल चूंकि मॉडर्न जमाना है, लोग फैशन की ओर ज़्यादा जो है डे बाई डे अग्रसर होते जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी जो पहला जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट जो हमारी जो छवि है वो अच्छी बेहतरीन दिखनी चाहिए। तो ऐसे में आप ये बताइए कि टेढ़े मेढ़े दांतों का आखिर क्या इलाज हो सकता है? सर टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर कह रहे हैं तो सबसे पहले उसका रीज़न ये होता है कि मोस्टली स्केलेटल डिफॉर्मिटी में काउंट होता है। लाइक बोन की जो सम ऑफ टूथ, अगर टूथ का जोड़ा जाए सारा सम और अगर उसके जबड़े के साइज को जोड़ा जाए, अगर वो उसमें कोई चेंजेस है, जबड़ा कंपेरेटिवली छोटा होगा तब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। तो ये चीज़ है। और ये सारे कुछ जो आजकल बोला जाता है कि साहब ये दांत को आगे पीछे शिफ्ट नहीं किया जाता, बोन की शेप में चेंजेस करके इसको करते हैं। तो ये अपना में एक अलग ब्रांच कहलाती है जिसको हम ऑर्थोडोंटिक्स ब्रांच के अकॉर्डिंग हम इस ट्रीटमेंट को लेते हैं। तो
इसके लिए क्या होता है सर, ब्रेसेस लगते हैं और कुछ रिमूवेबल अप्लायंसेस भी लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू केस हम वेरीफाई करते हैं कि इसमें क्या होना है। तो वो अपने आप में सर मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा करके इसका चलन है, और ये अपने आप में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का भी एक पार्ट हो चुका है। तो आजकल इसका बड़ा रुझान है। तो बार बार उन ड्रेसेस को फिक्सिंग करनी पड़ती है कि महीने दो महीने के इसमें क्या होता है कि इसका हर टाइम पीरियड मतलब मंथली ऑलमोस्ट एक विजिट रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बार बार बुलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वायर की चेंज की जाती है, और उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना हो, चेंजेस लाने हैं तो वो चेंज किए जाते हैं। बट ये ट्रीटमेंट कम से कम भी सर 8 से 10 महीने तक में टाइम लेगा, और मैक्सिमम कई बार केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 1.5 साल भी चला जाता है, तब जाके जो है टूथ अपनी प्रॉपर शेप में आएगा। बहुत ही बेहतरीन बात कि जबड़े की बोन को इन ब्रेसेस के द्वारा फिक्स किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन। अब तक तो हमें यही जानता है कि भाई मतलब बोन की शेप में चेंजेस करके दांत की शेप में चेंजेस लाया जाता है। जी जी जी, आफ्टर दैट पेशेंट विल बी नॉर्मल। यस, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा करी। एक बात ये भी है कि स्वेलिंग गम्स की प्रॉब्लम रहती है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में भी स्वेलिंग गम जो है देखने में आता है, ब्लड आता रहता है, पायरिया जैसी बीमारी हो जाती है, लोग टूथपेस्ट चेंज करते हैं, टूथब्रश चेंज करते हैं, बावजूद इसके जो है डॉक्टर साहब पायरिया में और स्वेलिंग गम्स में आराम नहीं आता है। क्या रीज़न है उसके? देखो सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पायरिया हो क्यों रहा है। सर पायरिया क्या होता है कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से ही सबसे बड़ा कारण है। पुअर ओरल हाइजीन में डॉक्टर साहब ये भी कहना चाहूँगा कि शायद फूड रिलेटेड कुछ हैबिट भी होगी। फूड रिलेटेड है, लेकिन हम ब्रशिंग नहीं करते तो जो खाना खाते हैं वो जम के दांत के ऊपर एक बायोफिल्म बनती है, जो कि उसको कैलकुलस या टार्टर बोलते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेशन होगा। तो वो सर जमते जमते वक्त के साथ कैल्सिफाइड होता जाता है, और वो कैल्सिफाइड होने के साथ साथ जैसे जैसे जमेगा वक्त के साथ वो पहले जिंजिवाइटिस से चेंज होकर वो लीड करता है पेरियोडोंटाइटिस। ये डिजीज है हमारी, आपको हो सकता है। तो उसमें पेरियोडोंटाइटिस वो कंडीशन है जिसमें टूथ की सराउंडिंग स्ट्रक्चर लाइक बोन और उसके पास में गम्स हो गए, वो सारे रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं, गलना चालू हो जाते हैं, अगर हम देसी बात में करें तो। अगर दांत को आपको अच्छी लाइफ देनी है और चाहते हो कि दांत की उम्र बनी रहे, तो आपको ईयरली एटलीस्ट 1 टाइम्स आपको स्केलिंग जो होती है, क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, ओरल प्रोफाइल एक्सेस देसी भाषा में कहते हैं कि दांत को साफ करवाना है, वो कराया जाता है। स्केलिंग को लेकर आमतौर पे धारणा है आम जन में कि भी मेरे दांत जो है पतले हो जाते हैं, मेरे दांत घिसट जाते हैं, टूथ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या ये बात सही है डॉक्टर साहब? सर दांत को सफाई करने के बाद में टूथ सेंसिटिविटी होती है, लेकिन वो अपने आप कुछ टाइम के बाद रिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि सर गम्स की जब हम क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग, तो थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी का इश्यूज रहता है। बट वो सर मतलब 70% केस में नहीं होता, 30% केसों में आता है। वो भी जब बहुत ज़्यादा बोन लॉस हुई भी होती है। जब कम बोन लॉस होता है तो ऐसे केसों में हमने नहीं देखा है कि सेंसिटिविटी हो, और वो सर हो भी तो डिसेंसिटिव पेस्ट वगैरह, डिसेंसिटिव माउथ वॉश दे दिए जाते हैं और उससे क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब स्वेलिंग गम्स के लिए, मसूड़ों में सूजन के लिए आमतौर पे भी धारणा है कि भाई विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है, स्कर्वी नामक डिजीज भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल सर। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या कुछ विटामिन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए? विटामिन सी सप्लीमेंट रिच विटामिन सी फाइबर्स हो, विटामिन सी जो रिच मौसमी नींबू, संतरा, सिट्रस फ्रूट जितने भी जो भी हैं सर, वो दिए जाते हैं। सम टाइम बाजार में बहुत सी रेमेडीज आती है विटामिन सी की, तो आप टेबलेट्स फॉर्म में, तो आप वो आप अपने पेशेंट को रिकमेंड करते होंगे विटामिन सी सप्लीमेंट। राइट सर। पायरिया के ट्रीटमेंट में आप जो है डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर पायरिया के ट्रीटमेंट में मैंने जैसे बोला है कि आपको यही है कि सर बेसिक सी बात ये है कि दांत में पुअर ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी डेंटल डिजीज नहीं हो सकती। क्या शुगरी फूड का भी इसमें कुछ रोल है? सर शुगरी फास्ट फूड अगर हुआ है तो उसका नेचरिस्टिक ही है, वो चिपक के दांतों को चिपकता है, तो उसमें ये है कि आपको फास्ट फूड का कंजप्शन कम से कम करना, अगर करते हो तो आपको ब्रशिंग करनी है, ट्वाइस इन ए डे ब्रश करना है, तो ये सबसे बड़ा महत्व है। और पायरिया अगर आप बन रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूँगा कि सर आपको मैं भी ना पता हो, असल में प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली लेडीज़ के अंदर जिंजिवाइटिस होना कॉमन बात है। जिंजिवाइटिस की रीज़न बिहाइंड ये है कि जिंजिवाइटिस मसूड़ों में सूजन आना, क्योंकि उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से साथ में बॉडी में जब बच्चा है बेबी पल रहा है तो ऑलरेडी मदर का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका होता है, तो बहुत जल्दी होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको मतलब कि अगर आप नहीं ध्यान देते तो सम स्टडीज ये बोलती है कि वो प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर भी जाता है और उसमें दिक्कत कर रहा है, और साथ ही साथ मदर से बच्चे को ट्रांसफर, बिल्कुल। और कई बार बच्चा वक्त से पहले जन्म ले लेना, प्री मैच्योर डिलीवरी बोल सकते हैं जिसको, और बहुत सी बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स वगैरह आना चालू हो जाना, बच्चा कमज़ोर होना, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मोस्टली जो कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 3 से 6 महीने के बीच में आपको डेंटिस्ट से विजिट
एप्रिशिएट करके अपनी क्लीनिंग हल्की फुल्की करवानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी सर, जी बहुत ही बेहतरीन जानकारी बताई। ये आमतौर पे लोगों को ध्यान में नहीं होता है कि भाई सर ऐसा आजकल कुछ स्टडीज़ ये भी बोलने लगी है कि जैसे मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की डिजीज़ होगी, हार्ट की ब्लेयरिंग के ऊपर सोजन आना, हार्ट से मतलब कि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उसके अंदर अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं और बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो हार्ट की, किडनी की, पेट की, लीवर की डिजीज़ भी इसकी वजह से होने लगी है, जिंजिवाइटिस और को लीड करते हुए। तो आप इसको क्लीन करवा के आपको टाइम टू टाइम, इट मे लीड्स टू हार्ट डिजीज आल्सो, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज भी लीड कर रहा है। कुछ स्टडीज बोल रही है। इट इज ऐसा भी देखने में आ रहा है कि लोग जो है टूथ ज्वेलरी यानी कि कॉस्मेटिक जो टूथ से रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसकी ओर भी जा रहे हैं। साथ ही साथ डेंटल में क्रांति का कदम मैं कहना चाहूँगा, जो कि टूथ इम्प्लांट के नाम से जाना जाता है। और टूथ इम्प्लांट मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट होगा आपके डेंटल सर्जरीज़ में। और टूथ कॉस्मेटिक्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि लोग आजकल चेहरे पर बालियाँ पहनने का एक फैशन चल पड़ा है, लोग टैटूज भी बनवाते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स पे, उस तरह से टूथ से रिलेटेड ज्वेलरी के बारे में आपको मेरे व्यूअर्स बताएं। ज्वेलरी अभी जो यूथ में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो आ रहा है, ये सर फॉरेन्स में होता था, अब धीरे धीरे इंडिया में भी इसका क्रेज़ बढ़ने लगा है जी। इसमें सर दांतों पे टैटू भी बनने लगे हैं, दांतों पे कुछ ज्वेलरी जाने लगे हैं, कुछ डायमंड्स वगैरह लगने लगे हैं। तो बहुत सी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है जिसको दांतों के ऊपर लगाया जाता है, और ये सर सबसे ज़्यादा जो है यूथ के अंदर इसका है। तो ये भी सर अभी आपका चलन में। और रही बात इम्प्लांट की जी सर, जैसा आपने बोला ये क्रांति नहीं सर, ये तो आने वाला दौर जो है वो कहते हैं ना कि सर अगर आपको नेचुरल टूथ निकालने के बाद दांत के जैसा दांत चाहिए जब ये उसकी तरह करे, तो अभी के दिनों में अगर हम कह सकते हैं तो सिर्फ इम्प्लांट ही है। क्यों? क्योंकि सर मतलब हुबहू दांत बिल्कुल जैसे जो बिहेव लाइक जो दांत सर आर्टिफिशियल दांत है जिसकी मजबूती वगैरह देखी जाती है। डेंटल इम्प्लांट ऐसा जो हम इसको कह सकते हैं, हमारी देसी लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि आपके व्यूअर्स देसी लोग ही होंगे तो उसके बिहाव से बात करें, तो इसमें एक स्क्रू होता है जिसको बोन के अंदर ड्रिल करके अंदर कस दिया जाता है। तो वो सर उसके ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी उसके चारों तरफ हड्डी बनने के बाद वो मजबूती से उसके अंदर पकड़ बन जाएगी। उसके बाद में उसके ऊपर जो दांत वांत लगता है जस्ट बिहेव लाइक ओरिजिनल टिप, क्योंकि सर वो ना हिलेगा ना कुछ और होगा। लेकिन सर उसमें भी ड्रॉबैक तो देखो हर चीज़ के रहते हैं, लेकिन उसकी जो मजबूती है और उसकी जो लाइफ है वो औरों से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि है कि अगर आप दांत जो आने वाले दौर में ये होगा कि जैसे आजकल दौर आपने बोला जैसे रूट कैनाल का चल रहा है, आने वाला दौर एक वक्त आएगा जब इम्प्लांट के होंगे। बहुत ही बेहतरीन सर, शानदार बात है आपने अपने इस वीडियो में साझा करी। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एज ए डेंटिस्ट आपका टूथ के ऊपर क्या कुछ अंत में, वीडियो के अंत में आप मेरे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जैसा मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमेशा मैंने एक ही बात बोली रिपीट करते हुए कि आपको अगर खाना है बार बार तो दांत को भी दिखाना पड़ेगा, बार बार उसकी केयर करनी पड़ेगी जी। आप सोचते हो एक बार ब्रश कर लूँ तो नहीं, आपको ट्वाइस इन ए डे 2 बार ब्रश करना, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त, दोनों टाइम में सोने वाला ब्रश ज़्यादा ज़रूरी है जी। ठीक है, उसके अलावा आपको जब भी छोटी कैविटी बने, छोटा सा कोई कीड़ा लगते हुए लगे या कैरीज बन रहा है, ठीक है, कुछ भी दांतों में हल्की सी भी इश्यूज लग रहा है, तो आप अपने रिलेटेड डेंटिस्ट को जल्दी से जल्दी मिले और उसका क्योर करवाएं। अगर आपने हमेशा हर बीमारी का क्योर रखा तो आपके दांत 100 साल के आपकी वो कहते हैं ना इंसान चला जाए दांत नहीं जाएगा, ये बात है। बिल्कुल ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी मेरे ख्याल से दांत। बिल्कुल सर, दांत जो है सर मेन मशीन ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। अगर ये खाते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, तो इसकी वजह से जो बॉडी में न्यूट्रिशन, खाने का जो न्यूट्रिशन है वो लगता रहेगा। नहीं तो हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो सिर्फ इसी आस आते हैं, डॉक्टर साहब हमने इतने सालों से खाना नहीं खाया, हमें खाना खाने लायक बना दो। क्योंकि सर मैं सोचता हूँ कि इंसान हर पार्ट के विदाउट रह लेगा, एक आंख और एक दांत जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंख से सर देख लेगा दुनिया को, और दांत जो चलता रहेगा, खाता रहेगा, तो उसको बॉडी को लगता रहेगा और वो न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, तो उसकी वजह से वो हेल्दी रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने मेरे तमाम दर्शकों तक शेयर करी है आज। और मेरे दर्शक जो हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद में ज़रूर अपनी टूथ की केयर का ध्यान रखेंगे और अपने चमचमाते दांतों को जो है 100 वर्षों तक बेहतरीन मुस्कान के साथ मेंटेन करेंगे। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ अपने हेल्थ रिलेटेड एपिसोड का एक और ख़ास वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर वीडियो सर। थैंक यू।